फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर रेलवे ग्रुप डी 25। रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, और यह एक ऐसी वीडियो है फ्रेंड जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं ये वीडियो 1.5 साल बाद ला रहा हूँ। इसका पीछे रीज़न यही था कि मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ और जैसा कि आपको पता है मैं रेलवे में ही जॉब करता हूँ और मैंने अभी तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं सारे एग्ज़ामों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास भी समय की कमी रहती है। बहुत ही समय निकाल करके वीडियो में लाया हूँ, तो कृपया करके आप भी इससे समय निकाल करके ही देखें। वो बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। ये यूट्यूब की उस तरह की वीडियो नहीं है जिसमें कोई मैं आपको 5 मिनट में कोई ऐसी चीज़ मैं बता दूं जिससे आपको एकदम सिलेक्शन हो ही जाए। मैं इसमें आपको ये प्रॉपर वे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अभी से आप पढ़ाई करते हैं और कौन से मैंने बुक को पढ़ा था और किस प्रकार से मैंने पढ़ा था और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देखें, समय निकाल कर देखें। हो सकता है वीडियो 25 से 30 मिनट तक की भी लंबी हो जाए, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। जनरली इस तरह की वीडियो में रीच नहीं जाती है, यूट्यूब शेयर नहीं करता है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक डिटेल में बात किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर क्या सिलेबस है, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे ने ग्रुप डी का एक सिलेबस होता है, उसके अनुसार से आखिर इसका क्या सिलेबस है और किस सिलेबस के किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं लिखी होती है, सिलेबस के की पॉइंट को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके अनुसार सिलेबस के अनुसार कौन से बुक को पढ़ना है और किस बुक में कितने चीज़ों को पढ़ना है, कितने चीज़ों को छोड़ना है और उस बुक को किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से टेस्ट को लगाना है और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, रेलवे का जो सिलेबस है और ग्रुप डी के सिलेबस में आपको पता होगा यहाँ पे टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 25 नंबर आपके जनरल साइंस से होते हैं, 25 नंबर आपके मैथमेटिक्स से होते हैं, 30 नंबर आपके रीजनिंग से होते हैं और 20 नंबर में आपका जीके और करेंट अफेयर आपका दोनों होता है। टोटल 100 नंबर के होते हैं, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको पता होगा मैथ का सिलेबस जो कॉमन होता है, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में फॉलो किया जाता है, जिसमें बोर्ड मास और जो जितने भी जनरल तरीके के मैथ आते हैं वो आते हैं। रीजनिंग में भी वही है, जो सारे एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आता है सेम उसी तरह का एज इट इज़ यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगती है, जिस पे मुझे लगता है कि चर्चे करनी चाहिए, वो चीज़ें हो जाती है जनरल साइंस की, और दूसरी जो चीज़ें हो जाती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट जो नए नए तैयारी करने आते हैं उनको बहुत अच्छे से पता नहीं होता है सिलेबस के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें तो सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेबस अंडर द सेल ओवर द फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ CBSE, यानी कि जो आपका साइंस होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी 10th स्टैंडर्ड का आपका NCERT की जो CBSE की जो बुक होती है उसके स्टैंडर्ड का होगा। अगर आपने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा हाल फिलहाल में कोई भी एग्ज़ाम, तो पहले जिस टाइम मैंने दिया था, मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी रेलवे में NCERT के प्रश्न आते थे और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते थे जो SPD से भी होते थे और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते थे जो NCERT से होते थे। लेकिन अभी के अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे तो अभी साइंस में खास करके अगर आप साइंस को देखेंगे तो साइंस पूरी तरह से NCERT पे चला गया है। 100% यहाँ पे NCERT को फॉलो कर रहा है। मैंने बहुत सारे PYQ देखे, मैं देख करके हैरान रह गया कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइन बाय लाइन NCERT को कॉपी कर रहा है। तो किस प्रकार से NCERT को पढ़ना है, खास बात इस वीडियो की यही होगी कि NCERT को किस प्रकार से कवर करना है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो NCERT के नाम सुन करके ही डर जाते हैं कि NCERT तो मुझे समझ में नहीं आती है। जाहिर सी बात है NCERT का लैंग्वेज थोड़ा टफ है फ्रेंड, मुझे भी समझने में बहुत ही दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी जो मेरी जो सबसे फेवरेट बुक है, पहले मैं भारती भवन को पढ़ता था जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं अभी इन कुछ दिनों में मैं NCERT की तरफ शिफ्ट किया हूं। तो मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से NCERT को फॉलो करना है।
तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो करेंट अफेयर हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर। अगर आपने अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम को देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ। तो इन दोनों एग्ज़ामों में अगर आप जीके के प्रश्न को अगर आप ढूंढेंगे तो जीके के आपके प्रश्न ना के बराबर देखने को मिलेंगे। एक दो अगर कहीं पे प्रश्न पूछ दिया होगा तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो जीके के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो यहाँ पे जो आपके सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो करेंट अफेयर अभी पूछा जा रहा है वो जितने भी करेंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो लगभग 10 से 15 जो 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन करेंट अफेयर के होते हैं और एक दो जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो करेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस भी होंगे वो करेंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे। तो यहाँ पे जो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको करेंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और जीके का आपका बहुत ही सीमित महत्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको करनी है, 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो आपका हो जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 25 नंबर में से आपको 24 नंबर तो मिनिमम आपका आना ही चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो रीजनिंग की है। रीजनिंग में भी अगर आप 30 नंबर को टारगेट लेके चल रहे हैं तो 28-29 तक आपका एग्ज़ाम में स्कोर होना चाहिए। और यहाँ पे जो अगला जो स्कोरिंग एरिया आ जाता है वो साइंस आ जाता है। साइंस एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। अगर आप ठीक से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो साइंस में कम से कम 23-22 क्वेश्चन तो आराम से किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा भी। करेंट अफेयर में आपको ध्यान देना है, मुख्य रूप से करेंट अफेयर पे ध्यान देना है और थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पे भी ध्यान देते चलना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। अगर हम बुक के बारे में बात करें फ्रेंड तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रेलवे की मैथ को देखेंगे तो रेलवे का मैथ एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। जैसा कि अगर आप एनटीपीसी के अगर आप मैथ देखें तो उसमें भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्नीशियन के मैथ देखें तो टेक्नीशियन के मैथ में भी एक सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो टीसीएस का जो पैटर्न है उसी के अनुसार से आपको मैथ यहाँ पे पूछा जाता है। तो मेरा ऐसे जैसा रहेगा और जिस तरह से मैं पढ़ाई करता था, मैंने आज तक कभी भी कोई खास मैंने मैथ की बुक को नहीं फॉलो किया। एक मेरे पास मैथ की एक पतली सी बुक थी जहाँ से मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता था। तो मेरा मैथ में आपको ये सजेशन रहेगा फ्रेंड कि आप जो भी मैथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। अपना जो रेगुलर बुक है उसको आप लोग फॉलो कीजिए। इसके साथ आप PYQ जो TCS के जितने भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं वो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आप ग्रुप डी का PYQ लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अभी हाल फिलहाल में जो टेक्नीशियन की जो पेपर हुई है उसके आप लोग मैथ के PYQ लगा सकते हैं। RPF का जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोग PYQ लगा सकते हैं। तो मैथ में आपका PYQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि मैथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि रेलवे सारे टॉपिक को कवर कर रहा है तो आपको सारे टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। रेलवे एक सफिशिएंट टॉपिक को टारगेट करता है, सफिशिएंट तरीके के क्वेश्चन को पूछता है, तो वहाँ पे PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने टेक्नीशियन का भी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप उसके पैटर्न को देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछा है जो पहले वाले शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए PYQ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। मैथ की अगर हम बात करें, मैथ के बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका वही फॉलो करना है। आपको PYQ यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो PYQ आप फॉलो कीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, PYQ फॉलो करना है और PYQ का आपको प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज़, मैथ और रीजनिंग दोनों है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बहुत से स्टूडेंट को ये देखता हूँ कि यूट्यूब वीडियो खोल लेते हैं, सामने यूट्यूब चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं और बस बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरीके से जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे सिलेक्शन मुश्किल होगा। आपको कलम और कॉपी लेकर के मैथ बनानी होगी।
ये चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आप मैथ की वीडियो चला दिए हैं, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि ड्रीम 11 पे कैसे टीम बनाना है, और आपने कोई रीजनिंग की वीडियो चला दी है, तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है फ्रेंड। सिलेक्शन के लिए आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना होगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको सजेस्ट किया कि PYQ आप सॉल्व कीजिए, और सही में आपको सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के बाद आपने बंद कर दिया और फिर से आपको वही चल रहा है, आईपीएल सीजन अभी चल रहा है, ड्रीम 11 पे टीम बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये वीडियो का भी उतना ही महत्व होगा जितना आपने प्रीवियस कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा। तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप PYQ को फॉलो कीजिए, और जो भी आपको किसी, मान लीजिए कि मैथ के किसी टॉपिक में जब भी आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई नल टंकी का आपसे प्रश्न है जो नहीं बन रहा है, नल टंकी का मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, तो उस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, उस प्रश्न से रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, जो उस टॉपिक को सर्च कर लीजिए, नल टंकी टॉपिक सर्च कर लीजिए और सफिशिएंट जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। या अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई मित्र हैं, तो उनको भी आप वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल अपना बनाया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपना क्वेश्चन है जो शेयर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैथ और रीजनिंग में जो मेरा अप्रोच रहता था वो ये रहता था कि मैं डेली एक टेस्ट प्रैक्टिस करता था। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे डेली ग्रुपिंग चलता था, और वहाँ पे मेरा डेली एक सेट प्रैक्टिस होता था। मैंने आज तक ना मैथ की प्रैक्टिस की थी, मैंने ना मैथ की कोचिंग की है, और ना ही मैंने रीजनिंग की कोचिंग की है। यानी कि मैंने आज तक कभी भी कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हूँ, ना मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया, ना मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है। लेकिन जो मैं चीज़ जो करता था वो मुझे उन बच्चों से भी आगे रखता था जो कोचिंग जाते थे। मैं क्या करता था फ्रेंड कि मैं जो भी टेस्ट लगाया, आज मैंने मान लीजिए कि टेस्ट लगाया और टेस्ट में मेरे 2 मैथ के क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड, 2 मान लीजिए कि मैथ के क्वेश्चन मेरे छूट गए और 2 हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन है जो छूट गए। तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं ये देखता था कि आज जो मेरा मैथ के क्वेश्चन छूटा है वो मेरे कल के सेट में नहीं छूटना चाहिए। आज जो मेरी रीजनिंग के क्वेश्चन जो छूटे हैं वो मेरे कल के सेट में नहीं छूटने चाहिए। यानी कि जो आज के मेरे सेट में छूटता था, मैं उसी दिन उसी समय जब मैं सेट लगा करके आता था तो उसी समय उस मैथ के पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करता था। जो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन छूटता था तो मैं उसी दिन, चाहे मैं अपने दोस्त से हेल्प लूँ, चाहे मैं यूट्यूब का हेल्प लूँ या कोई मैं बुक का हेल्प लूँ, मैं जहाँ से भी होता था मैं उस पूरे टॉपिक को सॉल्व करता था। तो ये मेरी अप्रोच रहती थी, और इसी तरीके से मेरा धीरे धीरे मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट होते गए, और मैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छा लगता था कि आज मैंने ये चीज़ छोड़ दिया तो आज मैंने ये चीज़ तुरंत सीख लिया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। जब भी आप टेस्ट लगाएं तो कोशिश कीजिए कि जो आज आपने गलतियां की है वो अगले सेट में आप ना दोहराएं। आज जो आपकी मैथ नहीं बने हैं उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। अब देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलरली रूप से मुझसे छूट रहे हैं। तो ये मैथ और रीजनिंग के लिए हो गया। अगर हम बात करें करेंट अफेयर के, तो सॉरी फ्रेंड, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर के लिए अगर हम बात करें फ्रेंड, तो करेंट अफेयर में मुख्य रूप से 2 बुक आती हैं। एक तो आती है स्पीडी पब्लिकेशन की आती है, और दूसरी जो आती है वो एडुटेरिया की आती है। स्पीडी और एडुटेरिया में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों वन लाइनर बुक है। और ध्यान रखना है कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो वन लाइनर बुक से ही करनी है और ईयरली बुक से आपको करनी है। कभी भी आपको किसी मंथली मैगजीन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप रेलवे के करेंट अफेयर को पैटर्न को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ही डेप्थ में जाता है, कोई ऐसा टॉपिक पूछ ले रहा हो जो बहुत ही चर्चे में नहीं है। वही क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही चर्चे में है। वो सारे आपको एक ईयरली मैगजीन में मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव रूप में। तो आप 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी और एडुटेरिया। स्पीडी में क्या है फ्रेंड कि कोई चीज़ बहुत ही वन लाइनर टाइप में दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। और एडुटेरिया में क्या है कि थोड़ी वो चीज़ें विस्तार में दी हुई होती है, उससे रिलेटेड 1-2 बातें लिखी हुई होती है। तो अगर आप स्पीडी के साथ फ्रेंडली हैं तो स्पीडी के साथ जा सकते हैं, अगर आप एडुटेरिया के साथ फ्रेंडली हैं तो आप एडुटेरिया के साथ जा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा।
जैसे अगर आप बिहार के भी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एडुटेरिया एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे करेंट अफेयर थोड़े डेप्थ में दिए हुए रहते हैं और बिहार के एग्ज़ाम को टारगेट करके दिए हुए रहते हैं। अगर आप बिहार से नहीं हैं और केवल अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसपीडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप जिसके साथ फ्रेंडली हैं, चाहे वो आप एडुटेरिया के साथ फ्रेंडली हो या आप एसपीडी के साथ फ्रेंडली हो, दोनों में से आप कोई भी एक बुक चुन लीजिए, करेंट अफेयर के लिए सफिशिएंट होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जीके एक अगला टॉपिक आ जाता है। हालांकि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है। हाँ, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में जीके आपका पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर मैं बोलूँ स्पेशली ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी के लिए आप चाहे तो एसपीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या कहीं से भी अगर आप 10-20 मिनट भी अगर आप जीके को देंगे तो बहुत कॉमन से जीके के प्रश्न अगर एक दो पूछ भी लिए जाते हैं तो बहुत कॉमन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप एनटीपीसी की साथ में ग्रुप डी के साथ कर रहे हैं या और किसी अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट बहुत ही शानदार बुक है। इसके साथ ही आप चाहे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये आपके एनटीपीसी में काम देगा, ना कि आपके ग्रुप डी में। ग्रुप डी में 1-2 प्रश्न ही जीके के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा साइंस। इससे जितने भी जो मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई उसमें जो सबसे मेन रोल निभाता है वो साइंस का रोल है, और यही वो टॉपिक है फ्रेंड, यही वो एरिया है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है या सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। और 1 मिनट रुक जाइएगा। साइंस, तो साइंस के लिए क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि 9-10 का आपको साइंस पढ़ना है। 9-10 यहाँ पे 9-10 का एनसीईआरटी सीबीएसई का 9-10 का एनसीईआरटी सीबीएसई का ऑफिशियली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एनसीईआरटी पढ़ना इतना बोरिंग क्यों होता है। जब आप किसी अदर बुक को पढ़ेंगे, किसी जो राइटर द्वारा लिखी गई बुक होती है जैसे किरण पब्लिकेशन की या और भी कोई अगर पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फ्लो बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पूरी तरीके से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में बताया हुआ रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि अगर आप ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये समझ में ये क्वेश्चन हो सकता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, आप बताइए। इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ये यहाँ से कौन सी गैस निकला, इस तरह से हर एक लाइन में सवाल ढूंढा रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेते आऊँ, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से बताने लगूँगा कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से मैं पढ़ता हूँ, तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं और ख़ास करके साइंस की बुक को पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो सबसे जो पहले आपको काम करना है वो क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी को धीरे धीरे पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत कम चैप्टर हैं और बहुत कम चैप्टर में पूरी साइंस को ख़त्म किया गया है। तो अभी से मैं मान के चलता हूँ कि 90 डे आपके पास है, अगर मिनिमम अभी से मैं मान के चल रहा हूँ, ग्रुप डी एग्ज़ाम में 90 डे है। तो अगर किसी सब्जेक्ट को या अगर किसी चैप्टर को अगर 5-6 दिन भी अगर आप देते हैं तो बहुत आराम से अभी से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मुझे लगती है कि आप किसी अदर बुक की तरह एनसीईआरटी को वो फ्लो में ना पढ़ें, क्योंकि इसको समझ करके पढ़ना होगा। इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन है, मैंने देखा है टेक्नीशियन के पेपर में इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन उठा करके पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के आपके महत्व को समझना होगा। एनसीईआरटी को धीरे धीरे पढ़ें, समय दे करके पढ़ें, समझ के पढ़ें। दूसरी जो चीज़ें हैं, जब आप एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे
क्या फील किए, कौन सी अभिक्रिया हुई, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, और मैंने भी ये गलतियां की थी, और बहुत से लोगों को एनसीईआरटी बोरिंग भी इसी चलते लगती है कि उन सवालों का वो जवाब नहीं देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उन सवालों का जवाब दें। जब ये पूछा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, अगर कहीं पे आपको ये सवाल मिले तो आप जितनी भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं उसको उस विस्तार से आप बताने की कोशिश करें। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मतलब आपका रिवीजन होता चलेगा, और एक तरह से जो सवाल बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर पूछ रहा है तो रिलेटेड क्वेश्चन उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो एक तरह से रिवीजन भी होते जाता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी बिल्डअप होते जाएगा। हर एक टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसको करने की कोशिश करें। तीसरी जो चीज़ करनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया हुआ रहता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहते हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका आपको जवाब लिखना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में बताएं। मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको वहाँ पे बताना है, अपने मन में इस चीज़ का आपको उत्तर देना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी समय दे करके पढ़ना होगा। ऐसे अगर हवाबाजी में अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगा। इसके साथ ही जो चौथी जो चीज़ है कि एनसीईआरटी बहुत ही लंबी है। अगर आप किसी चैप्टर को देखेंगे तो 40 से 50 पेजों में एनसीईआरटी होती है, और हर एक पेज में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती है। पूरी पेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी पेज से आप 5 से 10 लाइन में भी उसकी समरी को आप नोट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ यही है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का आप नोट्स भी बनाते चलें। मैं इस पे भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का आपको कैसे नोट्स बनाना है। उसमें मैं प्रॉपर ये बताऊंगा भी कि किस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी को, किन किन चीज़ों को नोट डाउन करना है। तो ये चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करने हैं। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, बहुत सारे मुझसे भी पूछते हैं कि भैया मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मुझे कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई ऐसी रामबाण बता दीजिए कि मुझे सिलेक्शन हो ही जाए। तो सबसे पहले तो गलती यही है कि मैं ये सवाल मोस्टली वैसे लोग पूछते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा फ्रेंड। आप लोगों से पूछते रहें कि कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, आप किताब पढ़ नहीं रहे हैं, आपको मैथ बनाने का मन नहीं करता है, आप रील्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और सिर्फ ये पूछते चल रहे हैं कि यूट्यूब पे 5 वीडियो मैंने देख लिए हैं कि किस तरह से टॉपर पढ़ता है, किस तरह से सेट लगाना है, लेकिन आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जो पहली चीज़ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत से जब तक भागते रहेंगे, जब तक आप इस तरह के वीडियो देखते रहेंगे कि ये स्ट्रेटजी बता दे, वो कैसे पढ़ा था वो बता दे, और सोए सोए आपको सिलेक्शन भी मिल जाए, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। दूसरी जो चीज़ है जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता भी हूँ और मेरे आसपास भी हैं, मैं उनको देखता हूँ कि अभी आईपीएल हो गया, कभी मैं देखता हूँ कि रील्स, तो फ़ोन से थोड़ा सा आप दूरी बना कर रखें। फ़ोन एक मोस्ट मतलब कहा जाए तो लाइफ बर्बाद करने वाला चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट 2-2 3-3 घंटा इंस्टा पे टाइम बिताते हैं, 2-2 3-3 घंटा किसी वीडियो को देखने में टाइम बिताते हैं यूट्यूब पे। तो मोबाइल का जितना आप कम से कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होता है फ्रेंड कि अगर आप 2-3 घंटा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और इसके जगह आप 2-3 घंटा अगर कहीं दूसरे जगह आप टाइम वेस्ट करते हैं, दोनों में अंतर होता है। मोबाइल फ़ोन 2 घंटा टाइम और 2 घंटा आप कहीं घूम करके टाइम बर्बाद किए हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये एक प्रोडक्टिव टाइम होता है, इससे आपका मूड फ्रेश होता है। लेकिन जब आप 2-3 घंटा फ़ोन चलाएंगे तो 2-3 घंटे तक और आपका मूड ख़राब रहेगा। तो जो फ़ोन पे टाइम वेस्टिंग है उसको आप लोग कम करने का प्रयास करें। और तीसरी जो चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो लेट नाइट स्टडी करते हैं। हालांकि ये सभी लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी होगी। 8 घंटे की आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी।
कहा भी गया है फ्रेंड कि ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड राइज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में 6-6 घंटा 4-4 घंटा सो के बिताए हैं। जब मेरी खुद बीपीएससी के एग्ज़ाम थे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 14-15 घंटे में स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैंने जॉब से मैंने लीव ले लिया था। तो इस तरह की आपको चीज़ें नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देने की ज़रूरत है। बस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी टाइम दें वो आप इफ़ेक्टिव टाइम दें। 8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि 9 बजे 9:30 बजे आप खाना खा कर सो सकते हैं और 5 से 6 बजे आप उठ जाए। लेट नाइट स्टडी करने से बेहतर है कि आप 5-6 बजे उठ जाए और 5 से 6 बजे से आप 9 बजे तक 4 घंटा आप निकाल सकते हैं। ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव टाइम होगा। अगर आप 1-2 बजे तक पढ़ते हैं उससे बेहतर है कि आप मॉर्निंग के टाइम में पढ़ें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। निश्चित तौर पे वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और बहुत दिन बाद मैं सारे चीज़ों को करने का प्रयास किया हूँ। बहुत दिन बाद मैं कोई वीडियो लाने का प्रयास किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, हाँ, टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी का भी टेस्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगा सकते हैं या किसी भी कंपनी का टेस्ट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मुझे पढ़ना क्या है, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कितने कंपटीशन में भी मतलब फेस करने लायक भी हूँ या नहीं हूँ, एग्ज़ाम मेरे से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक पे। कोशिश रहेगी फ्रेंड कि अगला जो मेरा टॉपिक हो वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।